बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बिलाखिर मियाँ साहब ने अपने जो फैसला था उनके खिलाफ हुआ एज़ वज़ीर आज़म नाअहलियत का, उसकी नज़रसानी की अपील दायर कर दी। मियाँ साहब ये कह रहे थे कि वो नज़रसानी की अपील की बजाय अवाम की अदालत के अंदर अपील करेंगे और बिलाखिर आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो नज़रसानी है उसके उनके पास वो गए हैं और कहा है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, 5 जजों ने किया है, उस पर नज़रसानी की जाए। पॉइंट्स बड़े अहम हैं, लेकिन पहले हम आपको सुनवाते हैं कि मियाँ साहब ने जब वो जीटी रोड पे जा रहे थे और उनका जो मिशन जीटी रोड था उसके ऊपर उन्होंने पब्लिक से बात करते हुए क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में, जरा सुनिएगा। नवाज शरीफ फिर आपकी अदालत में हाजिर है। वो इस अदालत में कोई अपील नहीं है। मेरी अपील आपकी अदालत में है, आपकी अदालत में। क्या आपने उस अदालत का फैसला मंजूर किया है? सारे पाकिस्तान की यही आवाज है। कोई सुन सकता है तो सुन ले। कोई सुन सकता है तो सुन ले। उन्होंने किसको सुनाने के लिए ये अवाम से पूछा था कि अपील उनको ये मंजूर है कि नहीं और वो अपील करें कि नहीं करें, और अवाम ने कहा कि नहीं। आज जो अपील दायर की गई है उसमें कहा है कि 28 जुलाई के फैसले में बहुत से सुकुम मौजूद हैं और इनकम टैक्स के मुताबिक ना तनख्वाह हुई है, ली गई है और ना ही ये कोई असासा होता है। अवामी नुमाइंदगी एक्ट के तहत सिर्फ वही असासे जाहिर करना होते हैं जो उम्मीदवार के कब्जे या उसके पास होते हैं। कागजात नामजदगी में गैर वसूल शुदा तनख्वाह पर उम्मीदवार को आर्टिकल 62 सेक्शन 99F के तहत नाअहल नहीं करार दिया जा सकता। और साबिक वजीर आजम की नाअहली के लिए दरखास्त गुजार ने एफजेडी की कंपनी के हवाले से मुतालिक ना तो इसमें कोई दरखास्त दी और ना कोई इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब जो 28 जुलाई का फैसला था उसके अंदर 5 रुकनी बेंच को यह कहा है कि वो इख्तियार फैसले का नहीं था और नजरसानी के दरखास्त के इल्तवा तक 28 जुलाई के फैसले को मुअत्तल किया जाए। और यह भी कहा कि जो नैब के रेफरेंसेस हैं उसके ऊपर निगरान जज का मुकर्रर करना आइन के आर्टिकल 75 और 125 के खिलाफ वर्जी है। निगरान जज की तैनाती आर्टिकल 4(10)(a) के खिलाफ वर्जी है, यानी फेयर ट्रायल से मुतालिक जो शिक है उसके खिलाफ वर्जी है। और अपील का हक ना देना भी आर्टिकल 10(a) के खिलाफ वर्जी है। सो एक तरह से 2 अपीलें ये गई हैं, वैसे तो 3 अपीलें हैं, लेकिन जो 2 प्रोमिनेंट अपीलें हैं वो ये, एक तो अपने फैसले पर नजरसानी करें और दूसरा जो फेयर ट्रायल है वो नहीं मिल सका और इसके अंदर फेयर ट्रायल है ही नहीं, लिहाजा ये भी दिया जाए, सो हक दिया जाए। सो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ जरदाई साहब ने भी कुछ दिन पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंटरव्यू निजी टीवी को दिया, उसमें उन्होंने अहम बातें की हैं। वो खुद भी लाहौर आ पहुंचे हैं, NA 120 का मार्का भी पहुंचने वाला है। और इसके साथ साथ जो 14 लीगी रहनुमा हैं उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत का जो नोटिस है वो जारी हो चुका है। नैब रेफरेंसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 6 हफ्ते मुकर्रर किए गए थे, 3 गुजर गए हैं, 3 बाकी रह गए हैं। इस पर हम जरूर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, हमारे साथ हैं जनाब असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के का जाना माना चेहरा हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं। जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन करेंगे और हमारे बहुत मोहतरम हमें ज्वाइन कर रहे हैं मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम रहनुमा, हमें कराची से ज्वाइन करें। जल्दी से जस्टिस साहब आपके पास आना चाहती हूँ कि ये अपील दायर अब हो गई है और जो ग्राउंड्स आपके सामने आए हैं, आपको लगता है कि ये अपील पुरजोर अपील है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपील नहीं है, ये रिव्यू है। अपील और रिव्यू में बहुत फर्क होता है। अपील में तो होता ये है कि सारा पुराना जो जिसके खिलाफ अपील की गई है ऑर्डर, उसको खत्म कर दिया जाए और नए सिरे से सारी चीजें सुनी जाए। जी, नजरसानी की दरखास्त, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। रिव्यू में ये नहीं होता। रिव्यू में ये होता है आपको दिखाना होता है कि जजमेंट में कोई चीज ऐसी है जो कि जाहिरी तौर पर वो गलत है, यानी फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, जिसको अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं लफ्ज, या ये आप दिखाएं कोर्ट को, या फिर आप ये दिखाएं कि कोई ऐसी चीज है जो कि ऐसी शहादत है जो कि पहले पेश नहीं हो सकी और अब पेश कर सकते हैं हम, उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। उस सूरत में फिर रिव्यू होती है, वरना रिव्यू और किसी पॉइंट पे रिव्यू नहीं होता। या आप ये दिखाएं कि कानूनी तौर पर कोई बहुत जबरदस्त गलती हो गई है,
गलत कानून इस्तेमाल कर दिया गया है। ठीक। तो इन लिमिटेड स्कोप पर रिव्यू होती है। अच्छा, तो जैसे ये बिल्कुल आप जैसे ये बताइएगा कि उन्होंने ये बुनियाद बनाई है कि वो तनख्वाह वसूल नहीं की, और अवामी नुमाइंदगी एक्ट और जो इनकम टैक्स के लॉज हैं उसके मुताबिक जो चीज वसूल नहीं की जाती वो असासा नहीं। तो शायद आपके प्रोग्राम में पहले मैंने कहा हो या किसी और कई प्रोग्राम में कह चुका था शुरू से ही कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे के रिव्यू बनती है, क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन के रूल्स होते हैं कोर्ट में वो ये होते हैं कि अगर कोई एक्सप्रेशन या कोई लफ्ज ऐसा सामने आ जाए कोर्ट के जिसकी की डेफिनेशन किसी कानून में मौजूद ना हो, तो उस सूरत में कोर्ट जो है फिर वो डिक्शनरी का सहारा लेती है, लीगल डिक्शनरी का सहारा लेती है। लेकिन अगर किसी कानून में कोई डेफिनेशन मौजूद है तो उसको प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन यकीनन है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में सेक्शन 12 में जो सैलरीड इनकम होती है वो रिसीवेबल एसेट में तस्वर नहीं की जाती इनकम टैक्स पेमेंट के लिए, और वो यकीनन ये कह सकता है जो रिव्यू फाइल करता है कि डेफिनेशन ये इस्तेमाल करनी चाहिए थी बजाय इसके कि जो कि डिक्शनरी से डेफिनेशन ली गई है। तो इस पॉइंट पर यकीनन रिव्यू बनता है। और सर क्विकली बिल्कुल नैब के ऊपर जो निगरान जज का कहा है उसके ऊपर भी आप समझते हैं कि ये इम्पोर्टेंट और सॉलिड पॉइंट है? वो भी मेरे ख्याल में अच्छा पॉइंट है, इन द सेंस के उससे वो ये जाहिर करने की कोशिश करेंगे कि अगर एक आप निगरान जज सुप्रीम कोर्ट का नैब कोर्ट के ऊपर बिठा दें जो कि हर वक्त उसको देखेगा, तो नैब कोर्ट तो बहुत छोटी कोर्ट होती है सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में, तो यकीनन वो असरअंदाज हो सकती है उसके ऊपर। उससे डर लगेगा उनको कि सुप्रीम कोर्ट वाले पता नहीं क्या, सुप्रीम कोर्ट के जज क्या समझेंगे। तो इस लिहाज से वो ये कह सकते हैं कि हमें सही तौर से इंसाफ नहीं मिलेगा। वो आर्टिकल 10 की जो उन्होंने बात की कि हमें प्रॉपर फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। तो और ये आपको लगता है सर इसके बाद फेयर ट्रायल मिल जाएगा उनको? I mean, अगर वो ये कहते हैं कि फेयर ट्रायल नहीं है तो उनको मिल जाएगा इस अपील की, इस रिव्यू पिटीशन के बाद? देखिए, अब ये तो बहुत मुश्किल कहना, क्योंकि जहां तक के रिव्यू की जो हिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें 99% रिव्यू जो होती है डिसमिस होती है। कोई 1% रिव्यू कभी एक्सेप्ट होती है, बहुत मुश्किल से होती है, क्योंकि वही जजेस होते हैं और वही वकील होते हैं, कोई दूसरा नहीं आता। तो इस वजह से बहुत ही मुश्किल होता है रिव्यू में। लेकिन बात सूरत ये कानूनी पॉइंट्स तो हैं ये, और इस पे आर्गुमेंट यकीनन हो सकती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, क्या करेगी जस्टिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। असद उमर साहब, बहरहाल मियां साहब कह रहे थे कि वो नहीं जाएंगे, पब्लिक से उन्होंने अपील की और पब्लिक ने कहा कि भाई हम आपके साथ हैं, फिर उनको जाना पड़ा। तो ये कानूनी पॉइंट्स के ऊपर है या आपको लगता है कि PMLN कुछ सोच के गई है? देखिए, इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि मियां साहब का ख्याल ये था या उनको बताया ये गया था कि अवाम का समंदर बाहर आ जाएगा, सारे पाकिस्तान ऐसे लगेगा कि वो मियां साहब के साथ आके खड़ा हो गया है, और उसके बाद कोई ना उनके सामने कोर्ट खड़ा हो सकेगा, ना पार्लियामेंट खड़ी हो सकेगी, ना कोई कानून खड़ा हो सकेगा। तो एक तो शायद क्योंकि वो नहीं कर पाए उसकी वजह से शायद अपना जहन तब्दील किया हो। दूसरा ये भी मुमकिन है कि किसी ने शायद आइन की कॉपी दिखा दी हो मियां साहब को कि मियां साहब अवाम की अदालत को कोर्ट के फैसलों को रिव्यू करने का इख्तियार नहीं हासिल है। मतलब एक अजीबो गरीब पाकिस्तान का 3 दफा वजीर आजम इलेक्ट हुआ उसको ये नहीं पता कि भाई सियासी फैसले जो हैं वो अवाम करते हैं, किसको मुंतखब करना है कि किसको नहीं करना। कानून अगर तोड़ें तो उसका फैसला कोर्ट ही करते हैं, और 5 जज की भी नहीं जरूरत होती, एक भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं जरूरत होती, छोटा कोर्ट भी कर सकता है। तो कोई नया आइन पाकिस्तान का लिखने की कोशिश कर रहे थे मियां साहब, तो किसी ने शायद उनको समझाया, ये वजह हो सकती है। मैं एक चीज की क्लैरिफिकेशन जरूर करना चाहूंगा। शायद उस्मानी साहब जो कह रहे हैं ना इनकम टैक्स में कि सैलरी की इनकम जो है वो रिसीवेबल नहीं दिखाई जाती, वो नॉर्मल हालात में बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि हर महीने तनख्वाह मिलती है आपको, तो महीना खत्म होता है, अमूमन ऐसे ही होता है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर के पहले आप काम करेंगे 1 महीना और उसके बाद आपको उसकी उजरत मिलेगी। तो 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख को आपको तनख्वाह मिलती है, तो वो दिखाया नहीं जाता ऐसे। यहां पर मामला उस नॉर्मल कोर्स का नहीं है, यहां पर तो वो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट 6 साल पर मुहित है, और वो मान चुके हैं कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट में ये तनख्वाह मेरी बनती है। अच्छा, लेकिन उस पिटीशन के अंदर ये भी है कि वो वसूल करने के बाद होता है, यानी जो इस पे बात हम कर रहे हैं ना, उनकी जो अपील हुई है उसमें उन्होंने कहा कि वसूल करने के बाद लॉज इंप्लीमेंट होते हैं, जो वसूल ही नहीं की उसके ऊपर नहीं है। और फिर अवामी नुमाइंदगी का एक्ट भी उसके ऊपर। यही तो आपको बता रहा हूँ कि वो जो कह रहे हैं ना वसूल इनकम टैक्स लॉज की बात, वो रिसीवेबल जो है उसको कहा जाता है, यानी कि आपकी तनख्वाह आपने
उजरत अर्न कर ली, आपने कमा ली, लेकिन अभी तक आपको मिली नहीं है, तो ये एक असासा है। तो वो जो हर माह की तनख्वाह होती है उसमें तो ये नहीं किया जाता। अच्छा। लेकिन 6 साल की अगर आप तनख्वाह जमा कर लें तो वो बहुत बड़ी रकम है और वो असासा दिखाना पड़ता है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है चांडियो साहब, लेकिन आप क्या समझते हैं, अब मियां साहब रिव्यू के लिए चले गए हैं, अवाम की अदालत बिल्कुल पिंडी इस्लामाबाद में सूरत हाल मुख्तलिफ थी, लेकिन जेलुम के आगे तो समंदर नहीं था, लेकिन अच्छा क्राउड उन्होंने इकट्ठा कर लिया। नॉर्मल से हाँ, मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो जाहिर है कि जी चांडियो साहब जी। मैं जितना समझता हूँ कि कोई भी सियासतदान जब वजारत अज़मा पे पहुँचे या किसी आला तरीन मनसब पे पहुँचे तो वो किसी अदालती फैसले के नतीजे में नहीं आता, वो खालिस सियासी अवामी फैसला होता है। आपका सारा दारो मदार आपके सियासत में फतेहमंदी, लोगों को एतमाद में इजाफा, लोगों का क़यादत पे एतबार, इन चीज़ों से सियासतदान फातेह होता है। बाकी अदालती फैसलों से मेरा उनकी अपनी जगह अहमियत, मैं उनसे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इस मनसब पे किसी अदालत फैसले की नहीं है। अवाम के रवैयों की वजह से या सियासी जद्दोजहद की वजह से वो आए। अब इस केस के बाद वो जंग हार चुके हैं मियाँ साहब, अवाम वाले जंग हार चुके हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुख्तसर बात करना चाहता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, अवामी अदालत में मैंने कहा मियाँ साहब अदालत तो आपने बता दी, अवाम की अदालत है, और अपील करने वाला भी बता दिया मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। ये आपका मुजरिम कौन है, इस अदालत में मुजरिम कौन है, बताएं ना, किसके खिलाफ है ये अदालत लगी हुई। लेकिन अब ऐसा नहीं, वो तो खुल के बोल रहे हैं ना चांडियो साहब, वो तो कह रहे हैं कि अदालतों ने एक वजीर आजम को फांसी दी, वो कह रहे हैं कि 6 वजीर आजम घर भिजवाए, तो वो तो ये बात कर रहे हैं, वो तो अदालत के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने, ये जो बोल रहे हैं ना, बच्चा बच्चा समझ रहा है। इस मुल्क के जो पागल हैं वो भी समझ रहे हैं कि मियां साहब क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, किससे मुखातिब है, ये कौन इदारे हैं जिनके सामने जिनसे ये बात हो रहे हैं, वो कौन है। या तो आप जुर्रतमंद बने, भुट्टो की मिसाल दोगे, बीबी की मिसाल दोगे, तो बाबा जुर्रत भी तो वो लाओ, बहादुरी भी तो वो करो, कहो ना कि आपके मुजरिम फला है, आप मुजरिम का नाम नहीं ले रहे। ये उतारा गया, अब परसों आप उनके खिताब सुन रही थी, मुझे क्यों उतारा गया, आपको अभी तक पता नहीं है क्यों उतारा गया है, मुझे क्यों निकाला गया। हाँ, बिल्कुल क्यों निकाला गया जी, क्यों अब क्यों निकाला गया, ये तो मेरा ख्याल अभी मैं आपको क्या बेच के बताऊं। मगर चांडियो साहब अब उन्होंने अवाम के पास अपना, जाहिर है कि वो बैठेंगे तो नहीं ना, अवाम के पास अपना मुकदमा तो लेके जाएंगे, उन्होंने वोट लेने हैं 2018 में, और अभी NA120 में उन्होंने वोट लेने। ठीक है, ठीक है, अवाम के पास मुकदमा लेके जाने का तरीक़ेकार और है, ये अंदाज और है। अब मैं कानून पे बात तो नहीं कर सकता। लेकिन जिन पांच सुनिए बीबी, सुनिए, जिन 5 जजों पर आप 2 दिन बोलते रहे हैं, मुझे 5 लोगों ने मुझे अब उन्हीं के पास आप गए जी, रिव्यू पर उधर ही दाखिल करने गए, वही फैसला देंगे। कुछ अपना बिल्कुल तो अच्छा मियां साहब, अपने अमल का भी जायजा लें। बिल्कुल चांडियो साहब, मेरा ख्याल है जो ज़हनी कैफियत ठीक नहीं। सर जो उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उसके ऊपर बहुत से लोग बात कर रहे हैं। मियां साहब, मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ हैं मौजूद। जी मियां साहब, आपकी पार्टी के बारे में ये बात की जा रही है या मियां साहब की कि उन्होंने गलत सियासी लाएमल इख्तियार किया, वो बात जो आखिर में करनी थी काम, यानी GT रोड मिशन, वो पहले उन्होंने कर लिया है, तो अब फिर अपील भी उन्होंने कर दी है दायर। और वो कौन है सर, वो पंजाबी में कहते हैं ना, वो तुहाडे की लग दे, तो वो जो है वो उनकी तरफ इशारा करे, वो कौन है सर? देखें आसमा, पहली बात तो ये है, अभी जो असद उमर बात कर रहे थे कि उन्हें 3 दफा वजीर आजम रह चुके, उन्होंने आइन की किताब नहीं पढ़ी, अब किसी ने शायद उनको बता दिया। वही बात यह है कि एक आम बंदे के लिए राइट ऑफ अपील जो है उसको उसका हक है। पहली अपील तो कम से कम एक अपील तो उसका राइट बनता है, यहाँ तो एक का हक भी हमें ना दिया गया। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हमने लॉ को, अगर हमने कानून को फॉलो किया, अगर हमने उस फैसले पर अमल भी कर दिया, तो कम से कम ये तो हमें पूछने का मौका देना कि हमारे साथ हुआ ये क्यों, हमारे साथ ही, और पूरी दुनिया में ऐसा नहीं। अच्छा, आप ही बता दें क्यों हुआ सर आपके साथ ये। अब हाँ, अब आ जाए हमारे साथ ही क्यों हुआ।
अब जो है बात कर रहे थे ना चांडियो साहब, मैं वो बात ही करना चाहता हूँ। चांडियो साहब कह रहे थे बीबी का हौसला लें, जुल्फकार अली भुट्टो की जुर्रत लें। तो भाई जुर्रत और बहादुरी का उस वक्त भी बताते जब ये आप कहते थे कि चमक से फैसले होते हैं। ये फैसले जो हैं चमक से फैसले, भाई हम भी तो ये कह रहे हैं कि ये जो फैसले किए जाते हैं हम में से लोग हैं। अब कोई किसी अदारों में काम करने वाले लोग, किसी के अजीजो कारब, किसी का भतीजा भांजा, ये सारे अजीजो कारब होते हैं। अदारों में काम करने वाले लोग फरिश्ते नहीं होते, उनमें से भी इस जाने अनजाने में गलती हो सकती है। अच्छा, ये नहीं इदारे नहीं, लेकिन उनमें काम करने वाले फरिश्ते नहीं होते। आप फरिश्तों से ये बात कह रहे हैं या इदारों में काम करने वालों? असद उमर साहब कुछ कमेंट कीजिए, फिर मैं ब्रेक पे जाऊं। देखिए जी, बात बहुत सादा है। वो लोगों को कहना ये चाहते हैं कि फौज ने साजिश करके इस दफा गोली जो है वो चलवाई है अदलिया से। ठीक है जी, वो ये कहना चाहते हैं, बड़े वाज़े अल्फाज में कहना चाहते हैं ताकि सारा पाकिस्तान समझ भी जाए, लेकिन ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहते ताकि कानून के दायरे के अंदर को ना आए। वो सियासी काम कर रहे हैं, वो इदारे जो उनको रिटेलिएट नहीं कर सक रहे हैं, उन इदारों को खड़ा करके पाकिस्तान का 3 मरतबा वजीर आजम जो है उनकी तजलील करता चला जा रहा है। बिल्कुल ठीक किया, सुप्रीम कोर्ट ने रिएक्ट नहीं किया है। उनकी कोशिश ये थी कि इन पे हमले करते जाओ। वो अगर कंटेम्प्ट की इनको दे देते ना नोटिस, तो उन्होंने कहा था कि रिव्यू ये नहीं कर सकते क्योंकि ये बायस हो गए। मैं एक क्विकली एक बात बोल दूं, मियां साहब एक क्विकली बात मुकम्मल कर लूं, फिर आप बोलिएगा। जो मियां साहब बोल रहे थे ना कि जो उनको राइट नहीं दिया गया, 184 दिन, फिर मैं वही कहूंगा, या किसी ने आइन पढ़ाया था मियां साहब को, उनके लॉयर्स को, जब वो 184(3) के मुकदमे में गए थे तो उनको पता था कानून क्या कहता है। इसके बाद अपील नहीं होती, आपने जुरिस्डिक्शन चैलेंज नहीं की। अब किस बात का बिल्कुल, वो तो फिर दोबारा। अच्छा, मैं मियां साहब मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मेरा ख्याल है तब तक आप भी स्टूडियोज पहुंच जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। 14 अरकान पार्लियामेंट जिसमें मिनिस्टर्स भी, उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो गया है। उनके सर के ऊपर भी तलवार लटक रही है बहुत सजाओं की। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और असद उमर साहब बात कर रहे थे कि जिस तरह से अब नज़रसानी की अपील है और जजों और इदारों को मिलाइन करने की कोशिश की जा रही है। मियां साहब, एक बात जो कि साफ नज़र आ रही है कि जो फैसले PMLN को बाद में करने थे वो पहले हो गए हैं, और कुछ अंदर के भी जो एक दूसरे के साथ जो टसल है वो भी नज़र आ रही है। क्या कहेंगे इस बारे में, क्यों फैसले यकजहती के साथ नहीं हो रहे? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कौन ये बात करता है कि कोई टसल है, कोई ग्रुपिंग है, कोई ये जो शेख रशीद जो पिंडी के हैं ये बात किया करते थे कि 40 का ग्रुप बन गया, 60 का ग्रुप बन गया। जब एतमाद का वोट लेने की बारी आई शाह खाकान को, तो पूरे वोट निकले, कोई एक वोट भी मिस नहीं हुआ। सर, वो शाहिद खाकान के अलावा किसी के पास होता तो पता चल जाता। आपको पता है, अब चौधरी निसार एंड ख्वाजा आसिफ और उनकी लड़ाई तो आपको पता ही है ना इस मामले के ऊपर, तो वो तो सामने आ जाता अगर कुछ होता। बड़ी जमातों में या ये ऐसा होता है कि आपस की कोई किसी के साथ अच्छा तल्लुक होता है, किसी के साथ तल्लुक नहीं होता, ये अलग चीज़ है। मगर पार्टी की क़यादत का फैसला जो है वो सब मानते हैं उसको, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर आसमा ये अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, सारा इंसाफ जो है, जो इंसाफ सिर्फ और सिर्फ शरीफ फैमिली के लिए ही आ गया है, जो JIT सिर्फ शरीफ फैमिली के लिए बन गई थी और ये सारा कुछ हो गया, तो ये इंसाफ के तकाजे क्या पूरे पाकिस्तान में किसी और के लिए भी पूरे होंगे? इनके लिए तो हो गया ना जो कुछ होना था, कि सारा इंसाफ इनके लिए आ गया और अच्छा, बड़ा कुर्बान होगी ज्यादती हो रही है। ऐसा उमर साहब बताएं कि क्या बिल्कुल बिल्कुल ये वो कह रहे हैं, ये सारा इंसाफ सिर्फ हमारे लिए, डिक्टेटर्स के लिए कोई नहीं। बड़ा जबरदस्त इन्होंने सवाल पूछा है मियां साहब ने। काश ये उस फाइनेंस की कायमा कमेटी में होते जिसका मैं मेंबर हूं। यही अल्फाज में मैं ये सवाल पूछ चुका हूं, 1 साल से ज्यादा हो गया। हम ये पूछ रहे हैं कि भाई पैनमा में 400 बंदों का नाम आया था, उसके अंदर हर बैकग्राउंड का बंदा उसके अंदर मौजूद था, जज थे, सिटिंग जज उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर बिजनेसमैन है, बड़े अफसरान है उसके अंदर, सब हर किस्म का बंदा वहां पे मौजूद है। 1 साल से ज्यादा हो गया आसमा, इन्होंने 1 इंच नहीं आगे हिलने दिया उस इंक्वायरी को। अब तो डार साहब को हटाया है, अब मेरी उम्मीद है कि शायद हो जाए। अब तो मैंने पिछली मीटिंग में यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि क्या सिर्फ मियां नवाज शरीफ के खानदान का नाम आया पैनामा में? ये आपने कहा था? जी,
पीएमएलएन से और किसी ने कौन नहीं रोक, कहा। पीएमएलएन वाले रोक रहे हैं, ये नहीं करने देते क्योंकि कमेटी वो चेयर करते हैं, मेजॉरिटी उनकी है। 15 महीने हिलने नहीं दिया इन्होंने। अच्छा। तो अब उम्मीद है कि अब जो है ये मिल के हमारे साथ बाकी सबका भी चांडियो इंतजार साहब, करेंगे। ये तो बड़ी मजेदार बात है कि जो बात पीएमएलएन को कहनी चाहिए थी वो असद उमर साहब कह रहे हैं मैंने कहा कि 400 बंदों का नाम है, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करें, मगर नहीं हुई। बड़े बड़े नाम है उसके अंदर भी। देखिए जी, मैं एक बात बताऊं आपको कि इनको कौमी मामला जिनका अब तस्करा करते हैं ना, ये उस वक्त नहीं जब इनका अपना मफाद होगा तो उठाएंगे, वरना वो उधर देखते भी नहीं है। ये 62-63 का मामला पहले उठ चुका है। सबसे ज्यादा इनको ज़िया-उल-हक के विरसे की संभालने और हिफाजत करने का शौक था, इन्होंने ही उस विरसे को संभाला है। अब तो वो आइन में है, अच्छी बात है, एहसास हो रहा है, वरना ये जितनी बातें वो खामोश होते हैं, इनके अपने गले में पड़ेगी तब सरवर्दी भी याद आएगा, पार्लियामेंट भी याद आएगी, मेंबरान भी याद आएंगे, आइन भी याद आएगा, और ये भी याद आएगा कि ये एक तरफा कार्रवाई है। जब भुट्टो का केस चल रहा था तब इनको कोई ख्याल नहीं आया कि इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। जज तौहीन कर रहे थे, जज भुट्टो को कह रहे थे कि आपका उस सूबे से ताल्लुक है जहां अब मेरा कोई दोस्त नहीं रहता, तब भी इन्होंने एतराज नहीं किया। ये कहते अकेली इनका एहसाब है, हरगिज नहीं। मार्शल्लाह के जमाने में, ज़िया-उल-हक के जमाने में, मुझे तो सिंध याद है, सिंध असेंबली के बिल्डिंग उसमें हॉस्टल में कोड लगी हुई थी, तमाम के तमाम सिर्फ पीपल्स पार्टी के एमएनए एमपी लीडर थे और किसी पार्टी का नहीं था। मुझे पता है मियां साहब ने एहतसाब किया, वो एहतसाबुर रहमान के जरिए सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरों का हुआ, बीबी पर, आसिफ जरदारी साहब पर और पीपल्स पार्टी लीडरों पर हुआ। एहसाब तो हमारा होता रहा है। मियां साहब, ये बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, लेकिन लेकिन आप लोगों ने फैसलों के ऊपर बात तो की, आपने भी फैसलों के उस वक्त भी लोगों ने, पब्लिक ने भी की जब भुट्टो साहब बाहर निकले। क्या मियां साहब जी? ठीक है जी, ठीक है, कोई कंपैरिजन ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं और लीडरान जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो तो भले बात करें, क्या इस मुल्क के वजीर आज़म की कुर्सी में बैठने वाले को भी ऐसे अल्फाज, ऐसे रवैया अपनाना चाहिए था अदलिया के खिलाफ? दुरुस्त बात है। मैं आपको कहता हूं, मियां साहब कोई कंपैरिजन होता है, आप आज भुट्टो साहब याद आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, कोई भुट्टो साहब के केस में, हाँ जी जी सर, भुट्टो साहब के केस में हमने जजेस को क्या कहा? हमने अदालत के सामने खड़े होकर कब अदालत की तरफ देखा और इशारे किए? मुझे बताएं, बीबी के मामले हमने कब ऐसा हमने फैसले माने? फैसले होने के बाद ऐड कर दूं मियां साहब के लिए सवाल। जी जी, मैं मियां साहब के जवाब लेने से उनके मैं एक सवाल इसमें इजाफा करना चाहता हूं कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट जो एक डिक्टेटर वर्दी पहन के जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था और जिसने आइन मुअत्तल किया हुआ था, आपको उस अदालत में और इस अदालत में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा? आपके ख्याल में ये भी किसी मार्शल लॉ के तहत अदालत है? ये अच्छा, ये वैलिड क्वेश्चन है मियां साहब। मैं ब्रेक के बाद आपको पूरा टाइम दूंगी जो कि ये सारी बातें हो रही हैं, और अब जबकि नैब रेफरेंसेस जो हैं जिनको 6 हफ्ते दिए थे कोर्ट ने, 3 हफ्ते रह गए हैं, अभी तक कोई रेफरेंस नहीं गया। क्या उस मुद्दत के अंदर रेफरेंस जा सकेगा कि नहीं जा सकेगा? और क्या अब जो अवामी राब्ता मुहिम का आगाज हुआ है ये अदालतों को और इदारों को प्रेशराइज करने के लिए? एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मियां साहब आपके पास ही स्ट्रेट आती हूँ क्योंकि ये जो सवालात उठाए हैं असद उमर साहब ने और चांडियो साहब ने कि इंसाफ के तकाजे सिर्फ पीएमएलएन के साथ पूरे हो रहे हैं, ये अभी तो हुकूमत आपकी है, ये किसके खिलाफ और किससे आप बात करें? कोई वाज़े बयानिया आपका अभी तक नहीं आया अपने वोटर के लिए। असद उमर साहब ने ये बात की थी कि मैंने कमेटी में ये कहा कि पनामा में बहुत से लोगों के नाम आए हैं, 450 लोगों के, तो उनको भी देखना होगा। तो मैं यही तो अर्ज करना चाहता हूं कि क्या हम नहीं ये चाहते थे कि बाकी लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जाए? और भाई बात तो ये है कि हमारे इख्तियार में ये होता तो जो हमारे साथ हो गया, क्या लोगों को नजर नहीं आ रहा? और किसके इख्तियार में? जहां तक अच्छा, एक तो मेरी आवाज मुझे दोबारा से सुनाई दे रही है। अच्छा, ये भी एडजस्ट हो जाती। जी जी, अच्छा, हाँ जी। अच्छा, मैं दूसरा ये कहना चाहता था कि देखें, अभी चांडियो साहब बात कर रहे थे कि भुट्टो साहब और बेनज़ीर भुट्टो से न मिलाया जाए,
नवाज शरीफ के केस को। भाई मुझे सिर्फ चांडियो साहब ये बता दें, क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के लिए इंसाफ के तकाजे पूरे हुए थे? और अगर उनके लिए इंसाफ के तकाजे पूरे हुए थे तो फिर यकीनन हमारे लिए भी पूरे हो गए। तो अगर उनके लिए नहीं हुए थे तो फिर क्या उस वक्त गलत था, तो आज कैसे ठीक हो गया? तो इस बात का आपको अब एहसास हुआ ना कि उनके खिलाफ इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। आज आपको नहीं, बिल्कुल देखिए, नहीं बिल्कुल मियां साहब बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, असद उमर साहब ने भी यही बात की, मैं भी यही पूछ रही हूँ कि उस वक्त एक मार्शल लॉ गवर्नमेंट थी, जनरल जिया का दौर था, इस वक्त तो आपकी हुकूमत है, 4 साल आपके पास इख्तियार भी था, इख्तियार नहीं था तो आप खुदा हाफिज कह देते हुकूमत को कि इख्तियार है, इख्तियार नहीं है, जो आज आप बात कर रहे हैं। देखिए आसमान, बात यह है कि हकायक ये हैं कि हमने बड़ी कोशिश की, लोग ये कहते थे और ख़ास तौर पर असद उमर साहब की जमात के लोग ही ये बात करते थे कि देखिए इनकी किसी के साथ बन नहीं आती। हमने 4 साल जिस तरह गुजारे और जो कुछ हमारे साथ हुआ वो पूरी कौम के सामने है। और आज अगर कौम निकली है तो क्या कौम को इस बात का अंदाजा था कि 4 साल हुकूमत के नीचे हुकूमत और भी चलती रही है। हुकूमत के होते हुए क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ बताया और किसने किया? अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि एक नहीं 1.5 साल पहले अच्छा, देखिए मियां साहब यही आपकी गलती है। आप खुल के लोगों को या तो पूरी बात बताएं कि साजिश हुई क्या, या फिर कुछ ना कहें और घर बैठ जाएं। मतलब ये नहीं है कि अच्छा आसमा, बात ये है, ये तो आवाम को फिर आवाम कंफ्यूज हो रहे हैं ना, आपका वोटर भी कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा, मैं इस बात को आगे बढ़ा हमारा जी जी अच्छा, मेरी अर्ज सुन लें, फिर अगर इस तरह इंटरप्ट करेंगे मेरी बात तो मुकम्मल होती नहीं है। काफी टाइम हुआ है सर, कभी आप बात कर लेती हैं, कभी चांडियो साहब बात कर लेते हैं। जी आप कीजिए, क्योंकि इसी बात कहने में काफी वक्त निकल जाएगा सर, हमारे पास टाइम बहुत कम है जी। तो फिर मैं ये कह रहा हूं ना कि ये वही फोर्सेस हैं, ये वही साजिशें हैं, ये वही आलमी साजिशें हैं जिन्होंने पाकिस्तान को स्टेबल आज तक नहीं होने दिया। आलमी साजिशें, वही साजिशें हैं जिन्होंने 4 दफा मार्शल लॉ लगाया। बिल्कुल ठीक। ये वही साजिशें हैं जिन्होंने अवामी हुकूमतों को चलने न दिया गया। ये वही साजिशें हैं जो अवाम के मैंडेट को कबूल नहीं करती। ये वही साजिशें हैं जो वोट के तकद्दुस को पामाल करती हैं। ये वही साजिशें हैं फांसी पे जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहती। मैं आपकी बात को आगे लेके जा रही हूँ मियां साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रही हूँ। ये पनामा आलमी साजिश था जी, और उसके बाद GT रोड का सफर जी, हमारे साथ अगर GT रोड पर हुई 1 सेकंड के लिए तो हमने 1 सेकंड बड़ी बात की जाती है, हमने अनवर के कोई कहता है 10,000 20 50 चांडियो साहब 1 सेकंड के लिए GT रोड पर जिस तरह का जमे गफीर था, कोई उसको लाया हुआ नहीं था। बंदा लाता है 10 20 50 हजार लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, मगर लाखों लोगों को एक जिले में उस लाखों लोगों के जरिए से अगले जिले में जाकर कुछ और लोग, वहां के मकामी लोग, लाखों लोग जो निकले हैं, मुझे ये बताएं क्या इस फैसले को कबूल करने के लिए निकले? इसलिए अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करेंगे, अवाम की अदालत के पास नहीं जाएंगे। मियां साहब, ये मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हमने ये कह रहे हैं भुट्टो की जुर्रत और बीबी की जुर्रत, ये जुर्रतमंद तो है, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ आपको कि अगर हमारे जमाने में हमारे कायद के खिलाफ हमने अनवार उल हक का नाम लिया, हमने मौलवी मुश्ताक का नाम लिया, हमने मुशर्रफ का नाम लिया, हमने जिया उल हक का नाम लिया, और मियां साहब का भी नाम लिया कि मियां साहब ने भी बीबी को सजा दिलवाई थी एहसाब अदालत से। हम तो नाम ले रहे हैं, आप छुप छुप की बातें कर रहे हैं। ये सब कुछ तो आप भी करते रहे हैं। सुने मियां साहब, जावेद साहब, अब सुने जरा। अभी जो आपने 5 मिनट पहले एक जुमला कहा है जिसका ऑपरेशन करना चाहिए ताकि आप खुल के बात करें, आप क्या कह रहे हैं? ये वही साजिशें हैं जिन्होंने यूं किया, तो वो साजिशों का नाम लेना जिनके तरफ इशारा कर रहे हैं, खुल के बात करें ना, लोग जानना ये वही है बिल्कुल जो जमहूरियत को नहीं चले, ये वही है जो मार्शल लॉ नाफिज करते हैं। मार्शल लॉ कौन नाफिज करता है? ट्रैफिक पुलिस वाले करते हैं। नाम लेना, आप कहाँ कांप रहे हैं? अच्छा चांडियो साहब, अच्छा मैं मियां साहब, मेरी बात मैं इससे पहले कि असद साहब के पास और काम करें
सर मैं इससे पहले कि असद साहब के पास आऊं, मैंने एक जरदारी साहब का सर सुने और काम करे, सियासत आपके बस की बात नहीं है, कोई दूसरा काम करे। अच्छा जरदारी साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया है एक निजी चैनल को, मैं चाहती हूँ कि वो दिखा दूं आपको, फिर उसके ऊपर ज्यादा इजी हो जाएगा समझना। जरा सुनवाइएगा जरदारी साहब क्या कह रहे हैं। अब भी कोशिश कर रहे हैं डील की कोशिश कर रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है कि इंस्टीट्यूशन उनसे इतना दूर जा चुका है कि वो इनसे बात करने के लिए भी तैयार है। ये तो खैर अपनी बका के लिए कर रहे हैं ना, ये तो अभी तक के सेशन जजों पे रोब और जजों पे प्रेशर डाल रहे हैं, मगर ये फेल हो चुके हैं। असद उमर साहब वो कह रहे हैं कि ये इदारों से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन अब इदारे इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। यही वो प्रेशर है जो वो अवाम के जरिए से दिखाना चाह रहे थे कि इदारे बात करें, और इदारे बात नहीं कर रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि एक मुल्क में सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो आपकी फौज जो है वो आलम जंग के अंदर है। अभी कोयटा आपको दोबारा एक दफ़ा याद दहानी हुई, वो फौज है जो मुस्तकिल बुनियाद पर अपनी लाशें उठा रही है, शहीद हो रहे हैं उनके लोग। दूसरी तरफ हमारी एक हुकूमत है वफाक के अंदर भी, मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर भी, जो मुस्तकिल तौर पे एक बयानिया दोहरा रहे हैं जो कह रहे हैं जमहूरियत पे और हुकूमत पे वार कर रही है। मतलब ये कितनी अफसोसनाक बात है। अगर वाकई इस बात पे यकीन रखते हैं ये, मैं 10 दफा पहले कह चुका हूं, असेंबली के अंदर आए फ्लोर पे, अब तो चले गए वहां से, ये मैं बार बार कहता था मियां साहब ये आपकी ताकत का सच चश्मा। आज वो कह रहे कि पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे, आज कह रहे आज मतलब फारिग होने के बाद अब पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे। अब शायद हो जाए, शायद खाकान अब्बासी के होते हुए हो जाए, मियां साहब के होते हुए तो ना हुई है ना होनी थी। आप खड़े हो असेंबली के फ्लोर पे आके, जिस तरह मौलाना अब्बास चांडियो साहब कह रहे हैं ना, वो तो खुल के कहते थे कि हमारी ज़िया-उल-हक से जंग है, वो तो खुल के कहते थे हम मार्शल लॉ के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। खुल के बात करें, असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहे चले आप खुद नहीं है, शायद खाकान अब्बासी से करवा दें। बिल्कुल मियां साहब, ये एक अच्छा ऑप्शन है बात। पाकिस्तान की फौज के ऊपर वार करने छोड़ दें। ये प्रेशर, आप जरदारी साहब ने कहा आप प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और उन्होंने आपसे बात ना करने का फैसला किया है, इसीलिए अवामी राब्ता मुहिम है, इसीलिए अवाम की अदालत। आप क्या कहेंगे इस पे? जी देखें आसमा, बात यह है कि असद उमर साहब बात तो ठीक करते हैं, मगर ये अपने लीडर को भी समझाया करें। जब पार्लियामेंट पर वो हमला करते हैं, जब पार्लियामेंट को मानते नहीं हैं, अपने कैंडिडेट को वोट पोल करने के लिए नहीं आते, ये भी तो इनको अपने लीडर को भी थोड़ा समझाना चाहिए। अब आ जाए ये वैसे एक सेकंड रुके, एक इधर ही रुके। मैं एक दफा नहीं, मैं 10 दफा ऑन एयर कह चुका हूं, इमरान खान को पार्लियामेंट में ज्यादा आना चाहिए। और उस दिन भी उस दिन पार्लियामेंट से मैंने फोन किया था, मैंने कहा था आपको आके डालना चाहिए वोट। उन्होंने क्या कहा और क्यों? सर हम तो खोल के कहते हैं जो हमारे ख्याल में ओपिनियन होता है। क्यों नहीं आते वो मैं आपकी वजह बता देता हूं, लेकिन क्योंकि हमारा लीडर जो है वो जमहूरियत में यकीन रखता है, वो माहौल ऐसा रखता है पार्टी के अंदर जहां लोग अपनी मर्जी की बात कर सकें खोल के। असद उमर साहब, मैं एक गुजारिश कर लूं, खुदा के लिए आप जैसा साफ को आदमी जो है, अगर आज ये बात इस तरह करेगा ना तो मुझे दुख होगा। मुझे ये तकलीफ है कि आप ये खुलकर ये क्यों नहीं कहते कि मासूफ जो हैं वो हर हाल में इक्तदार चाहते हैं, मासूफ किसी तौर पर निजाम को मजबूत करने के पर बिलीव नहीं रखते, यकीन नहीं रखते। अगर निजाम की मजबूती हम चले मियां साहब, आज का जो टॉपिक है ना वो है कि आप नैब रेफरेंसेस के हवाले से और कि ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, उसमें हम एक अलग प्रोग्राम करेंगे और हम कई बार कर चुके हैं इसके ऊपर। मैं एक बिल्कुल मुख्तसर 30 सेकंड का जवाब दे देता हूं। इमरान खान ने पिछले 4 साल के अंदर 2 दफा मूवमेंट लीड की है, अवाम को सड़कों पे बुलाया है। एक दफा था कि पाकिस्तान के अंदर निजाम होना चाहिए इलेक्शन का ऐसा जो साफ शफाफ हो और सारा मुल्क उसको माने। दूसरी दफा उसने तहरीक चलाई कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, उनको एहतसाब उन पे कर सकें और सब कानून के नीचे बराबर हों। मियां साहब ने 4 साल में एक दफा अवाम को सड़क पे आने की कॉल दी है, और किस बात के ऊपर? मुझे क्यों निकाला। अच्छा, फर्क साफ जाहिर है। चांडिया साहब, आपको क्या लगता है? जी, उन्होंने अपने आप को बहाल करवाने के लिए तो कॉल नहीं दी, लेकिन असद उमर साहब मुझे ये बताएं कि क्या इमरान खान ने 4 सालों में
अदारों को माना। ओके, उस इदारों वक्त को आपने ये चांडियो बात साहब की उनसे- इदारों को और पार्लियामेंट को इदारों को मजबूत करने की जंग लड़ी इमरान खान है। जी चांडियो साहब, मैंने आसमा एक सेकंड चांडियो साहब से बात मियां करने साहब से पहले टाइम खत्म हो जाएगा, Jesus- उनको कहने दे प्लीज। चांडियो साहब एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के मियां लिए साहब चांडियो टाइम खत्म हो जाएगा, मेरी उनको गुजारिश टाइम इतनी दें। है, जी जी सर, अगर तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी हुकूमत को, हमारी हुकूमत से मुराद नवाज शरीफ को बहाल करो, तो बिल्कुल आपको हमारे साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं हमारे साथ जो कुछ होना था हो गया। चांडियो साहब अब तो आए निजाम के इस्तेहकाम के लिए, और ये सिलसिला जो हमने वापस निकला है ये सब ने कहा है कि मैं वापस नहीं आऊंगा। किसी हुकूमत को कम से कम उस पर तो इकट्ठे हो जाए। आप जरा जी चांडियो साहब आप जरा खामोश हो जाए। मैं एक बात कहता हूं, ये बात दुरुस्त कह रहे हैं, ये जो तहरीक चलाई है, जो लॉन्ग मार्च ने किया, ये इन्होंने हुकूमत की बहाली, मियां साहब की बहाली के नहीं ली, ये सोशलिस्ट इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं, पाकिस्तान को बकाया पलट कर देंगे। क्यों ऐसी बातें करते हैं? आपके कायद ने कहा है मुझे क्यों निकाला गया है, इनकलाब की बात नहीं की, नजरियात की बात नहीं की, तो ये बात दुरुस्त है ना। आप खामखा तो चांडियो साहब इसमें हर्ज के वो इस्लामाबाद से चले थे, नजरियाती थे, वहां पहुंचे इनकलाबी हो गए, वो घर देंगे, हाउसिंग स्कीम देंगे, इसमें क्या हर्ज है सर? चांडियो साहब आपको एक बात बताऊं, ये ऐसा ही मामला है जैसे छोटे मियां साहब हमारे हबीब जालिब को पढ़ते थे। कहाँ हबीब जालिब, कहाँ पंजाब के वजीर आला, कहाँ कोई जोड़ नहीं मिलता, ये इनकलाबी नजरियाती हो गए। मैं आपको कह रहा हूं ये एहसान फरामोशी है। जब तहरीक इंसाफ का वो जो पहला मुजाहरा था तो आपने मशवरे नहीं मांगे। आज आप बयान दे रहे हो कि हमें जरदारी साहब के मशवरे की जरूरत नहीं है। तब क्या था? आपको निजाम के खिलाफ साजिश नजर आती थी और आज नजर नहीं आ रही, ये वजह क्या है? छोड़े अब छोड़े। अच्छा। आप मुश्किल में तो साजिश नजर आती थी, याद आएगा, इसलिए आप खड़े थे। पार्लियामेंट याद आएगी। ओके, अच्छा, तो मुश्किल में पार्लियामेंट, ये तो मान लें कि उस वक्त साजिश कर रही थी तहरीक इंसाफ। छोड़े जी। अच्छा तो सर आपने कभी उन्होंने तो सोचा वाज़ेह ही नहीं। इनकार कर दिया ना चांडियो साहब, आपने कहा है ना जी हमने अब आईनी तरमीम नहीं करी, तो ये भी तो सियासी फायदा है ना, अगर आईनी तरमीम अच्छी हो जाती है इस सिलसिले में तो क्या हर्ज है? हाँ। देखिए जो चीज वो अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं, जो आर्जी फायदे की बात करें, अब हम उसको कबूल नहीं करेंगे। पार्लियामेंट का हमने फैसला है, मुस्तकिल बात करना निजाम का फैसला है, नहीं सोचा। अब इनको फायदा है निजाम इससे। अब निजाम नहीं। अच्छा सुन ले, 62-63 को अगर तरमीम सुन ले, जी 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 सुन ले। कंप्लीट कर लें। जी सर। मियां साहब पाकिस्तान नहीं है, मियां साहब इनकलाब नहीं है, मियां साहब जमहूरियत नहीं है, वो एक हिस्सा है, कोई भी नहीं वो बेकदरी कर चुके हैं। चांडियो साहब कोई भी नहीं है, मगर निजाम पाकिस्तान के लिए है, आने वाली नस्लों के क्या लिए है। नुकसान है? आपकी पार्टी ने कहा लोग ले कोई आए। नहीं है, आपको कोई फिक्र नहीं आने वाला। 62-63 वाला जवाब भी दे देता हूं, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, करें मियां साहब सस्ते घर बनवाना, इसमें निजाम की कौन सी तब्दीली की जरूरत है? मियां साहब वफाकी हुकूमत भी आपकी, पंजाब हुकूमत भी आपकी, मैदान भी आपका, घोड़ा भी आपका, कल शुरू करें। तो ये तो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, उम्मीद है करेंगे। असद उमर साहब, आपको भी पता है जो आप थर्ड अंपायर की बात करते रहे 4 साल और चौथा अंपायर आ गया, ये भी तो सारी कौम को नजर आ रहा है। सर बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी बात की आपने। चले मैं 62-63 के ऊपर आपको जवाब दे देता हूं। मुझे अगर आप दुनिया में कोई आइन बता दें कि वजीर आजम मुल्क का या कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर लेकिन खान साहब खुद उसके खिलाफ बोल चुके हैं। सुनते रहे ना खान, मैंने आपको बताया ना सर, मैं तो आपको वो बताता हूं जो मैं समझता हूं, ठीक है ना। मुझे अगर कोई आइन ये बता दें जहां पर ये लिखा हुआ हो कि मुल्क का कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर चोरी करता हुआ, जालसाजी करता हुआ, झूठ बोलता हुआ पकड़ा जाए तो उसको सजा ना दी जाए, तो मैं बदल देता हूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि इस वक्त आइन को ठीक करने के अलावा भी जो काम है वो रिफॉर्म्स के हैं, और पार्लियामेंट वो रिफॉर्म्स कर सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंतखाबी इस्लाहात हैं, वो अगर पार्लियामेंट कर जाए तो शायद अगले इंतखाबात मुनसिफाना और आज़ाद हो सके। ऐसा होगा कि नहीं, फैसला पार्लियामेंट